विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी सियासी खबर के साथ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। जेपी नड्डा ने कार्य समिति का ऐलान करने के बाद पहली बार सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। खबरों के मुताबिक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ये अहम बैठक है। इसमें पदाधिकारियों को चुनाव के मद्देनजर तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जीत को दोहराने की चुनौती, तो गोवा में तीसरी बार सत्ता में लौटने की जद्दोजहद है। कोरोना काल में पहली बार विस्तारित पदाधिकारियों की बैठक पार्टी अध्यक्ष ने बुलाई है। बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी कि प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम अध्यक्ष जी में कुछ मुद्दों पर अहम बयान दिया है। उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा कि हमें नेताजी का आशीर्वाद मिला है। नेताजी ने कहा है कि अखिलेश यादव से बात करेंगे और अगर अखिलेश नहीं माने तो नेताजी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे। साथ ही शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि अगर पार्टी में बिखराव नहीं होता तो 4 राज्यों में सपा की सरकार होती, नेताजी प्रधानमंत्री होते और पार्टी का राष्ट्रपति भी होता। तो आपके भाई मुलायम सिंह यादव जी से आपकी बातचीत होती रहती है, आप उनका आशीर्वाद है? हाँ बिल्कुल आशीर्वाद। अभी हम गए थे 6-7 दिन पहले। मैंने नेताजी को सब परिस्थितियों को बताया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है, कहा भी है, कहा मैं अखिलेश से बात करेंगे, अगर नहीं मानता है तो हम तुम्हारा प्रचार करेंगे। अच्छा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे? हाँ, ये कहा है नेताजी। देखिए, उससे बहुत नुकसान हुआ है पार्टी को। आज हमारी पार्टी कम से कम 4 प्रदेशों में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार होती, 4 मुख्यमंत्री होते। नेताजी प्रधानमंत्री भी हो सकते थे, राष्ट्रपति भी हो सकते थे। बहुत बड़ी पार्टी, अखिलेश मुख्यमंत्री होते। इस तरीके से समाजवादियों की 4 प्रदेशों में सरकार होती। थिंक टैंक ने सब गड़बड़ कर दिया, पता नहीं क्या। अब ये हाँ थिंक टैंक, हाँ थिंक टैंक अब जो हैं उन पर हम व्यंग नहीं करना चाहते, कटाक्ष भी नहीं करना चाहते हैं और करना भी नहीं चाहिए। शिवपाल यादव से खास कार्यक्रम में अध्यक्ष जी में एक बार फिर दोहराया कि चुनाव के दौरान गठबंधन के मद्देनजर समाजवादी पार्टी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमें अखिलेश के जवाब का इंतजार है। साथ ही शिवपाल ने यह भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर, ओवैसी और चंद्रशेखर से मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी ये सिर्फ मुलाकातें हैं। साथ मिलकर चुनाव लड़ना है या नहीं, आगे देखा जाएगा। कहा है मैंने, देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को बने केवल 3 साल हुए हैं। वैसे तो मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में संगठन खड़ा कर लिया है, लेकिन हमें अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हमें एक बड़े दल की ज़रूरत है। वैसे तो मैंने 40 साल नेताजी के साथ समाजवादी पार्टी में काम किया और समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया है। तो हमने इसलिए कहा है कि समान विचारधारा की पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, और हमने समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी है कि हम अलायंस समाजवादी पार्टी से भी हो जाए तो ये हमें भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आसानी होगी। रावण के साथ जाते हैं, कभी ओवैसी के साथ, कभी ओम प्रकाश राजभर के साथ। आपको लगता है ये वोट कटवा रहेंगे या इनका कोई दखल है, ये 2022 में निर्णायक भूमिका में है? देखिए, अभी तो शिष्टाचार भेंटें हुई हैं, हमारे घर पे आए हैं। अब जो भी घर पे आया है, दल है, उनका भी दल है, ओवैसी साहब का दल है, बड़े नेता हैं, बड़ा जनाधार है उनके पास। ओम प्रकाश राजभर के पास भी पूर्वांचल में है और चंद्रशेखर रावण ने भी अपनी पश्चिम में कुछ अपनी पार्टी बना करके काम किया है। तो देखिए, जब हमारे घर पर आए, हमारे दरवाजे पर आए और शिष्टाचार भेंट की है तो मैंने चाय पिलाई है, बातचीत की है और ये तो हमारे दरवाजे खुले रहेंगे।
और परिवार में तो हमेशा ही खुले हैं और हमारा कहना है कि परिवार में कभी भी दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए, बातचीत होती रहना चाहिए। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पार्टियां वोटर्स को साधने की जुगत में है। इस कड़ी में मायावती की पार्टी बीएसपी ने आज संगम नगरी प्रयागराज की शहर उत्तरी विधानसभा सीट पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में मौजूद पार्टी के राज्यसभा सांसद और जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी के पुराने नेता संजय गोस्वामी को इस सीट से बीएसपी का उम्मीदवार घोषित किया। संजय गोस्वामी प्रयागराज उत्तरी सीट पर प्रत्याशी और प्रभारी दोनों घोषित किए गए। जैसा कि आज एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें हम शहर उत्तरी से विधानसभा प्रभारी के रूप में अन्य बहन जी की तरफ से निर्देश हुए हैं कि संजय गोस्वामी जी को हम लोग यहाँ पर प्रभारी घोषित करेंगे और ये पूरी तरह से शहर उत्तरी को तैयार करने का काम करेंगे। आने वाले विधानसभा के चुनाव में जैसा कि आप सबको पता ही है कि चुनाव एकदम नज़दीक हैं और नज़दीकी चुनाव के नाते हमें पोलिंग बूथ तक की जो कमेटी हमारी बन गई है, उनका रिव्यू से लेकर के बाकी सब तैयारी करने का काम हमारे संजय गोस्वामी जी करेंगे। मिशन 2022 चुनाव के लिए सपा की अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जुटी है। लखनऊ में आज बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा ने सपा ज्वाइन की। साथ ही पूर्व सांसद कादिर राणा ने भी सपा का दामन थाम लिया, जबकि कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हरकिशोर तिवारी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली की समस्या, महंगाई से लेकर जाति जनगणना को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी सरकार में प्लांट बने थे, अगर वो आज बनकर के तैयार हो गए होते तो शायद उत्तर प्रदेश में 17 रुपए पर यूनिट बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। तो इसलिए आपको ये कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री होकर के किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए और उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए। समाजवादी पार्टी का मानना है जाति जनगणना हो। जितने भी पिछड़े हमारे समाज के लोग हैं सभी चाहते हैं जाति जनगणना हो। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। एक समय पर जब कांग्रेस की सरकार थी, लोकसभा के अंदर नेताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी, तीनों ने मिलकर के और दक्षिण भारत के कई प्रोमिनेंट लीडर्स ने मिलकर के कांग्रेस से भी ये कहा था कि कांग्रेस जाति जनगणना करे। कांग्रेस ने नहीं कराई। आंकड़े आज भी हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए सेंसस पे और फिर जनगणना होने जा रही है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सभी जातियों की जनगणना होनी चाहिए। पिछड़ों की आबादी कितनी है इसकी भी जनगणना होनी चाहिए। जिन तीन नेताओं ने आज अखिलेश की साइकिल का हैंडल थामा है, उनमें सबसे चर्चित नाम कादिर राणा का है, जो 17 साल बाद समाजवादी पार्टी में लौटे हैं। बताते हैं ये कौन है कादिर राणा। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा केस में आरोपी हैं। 1988 में मुजफ्फरनगर पालिका सभासद बने। सभासद चुने जाने के बाद सपा में शामिल हुए। 1998 में मुलायम सिंह यादव ने विधान परिषद भेजा। 1993 में सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव हार गए थे। 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने सपा छोड़ दी थी। 2007 में रालोद के टिकट पर मोरना से विधानसभा पहुंचे। 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले बसपा में शामिल हुए और 2014 में लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान से हार गए। 2017 में बसपा के टिकट पर पत्नी को चुनाव लड़वाया। 2021 में 17 साल बाद एक बार फिर से उन्होंने सपा में वापसी कर ली है। पूर्व सांसद कादिर राणा के सपा में शामिल होने पर भाजपा ने निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने क्या कहा है, सुनिए। कादिर राणा पर मुजफ्फरनगर दंगों के आरोप लगे हैं और आज फिर वही मुजफ्फरनगर दंगों की यादें ताज़ा हो गई हैं। किस तरीके से हिंसा के लिए भीड़ को उकसाया गया था, किस तरीके से निर्दोषों को मारा गया था और किस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगों में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अखिलेश यादव ने दंगाइयों को अपने घर में बुला करके खीर और पूड़ी खिलाई थी। आज कादिर राणा समाजवादी पार्टी को जो ज्वाइन किया है, दोबारा से यह सिद्ध कर दिया अखिलेश यादव जी ने कि दंगाइयों का साथ और अपराधियों का साथ उनको पसंद है। एआईएमआईएम अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जगह जगह उनकी सभाएं जारी हैं। आज ओवैसी ने गाजियाबाद के मसूरी में जनसभा की, जहां पर उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधने के साथ अल्पसंख्यकों के हक के लिए आवाज उठाने की बात कही। ओवैसी ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में इसलिए आए हैं जिससे वो उन्हें के नेता बन सके और हक की लड़ाई के लिए उन्हें खड़ा कर सके। मजलिस के ऊपर इल्जाम लगाया
बीएसपी ने मिलकर मुकाबला किया। क्या आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया? आपने क्या आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में मोदी को वोट दिया? क्या योगी को वोट दिया? तो फिर कैसे बीजेपी कामयाब हुई बताइए? तो दिन अवैसी यहाँ पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया है। असदुद्दीन अवैसी आपको नेता बनाने के लिए आया है। असदुद्दीन अवैसी मैं यही चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुझसे ज्यादा काबिल मुसलमानों की लीडरशिप पैदा हो, आजाद लीडरशिप पैदा हो, जो आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके, जो आपकी तकलीफ को समझ सके, जो नौजवानों के ख्वाबों को पूरा कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मिलकर हमको आगे बढ़ना है। लखीमपुर हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाने की मांग को लेकर सोमवार को किसान संगठन रेल रोको आंदोलन करने जा रहे हैं। सोमवार की सुबह 10 बजे किसान पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद और सहारनपुर समेत कई जिलों में किसान रेल रोकने की तैयारी में है। सुबह 10 बजे से ही किसानों ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में रेलवे स्टेशनों पर जमा होना शुरू कर दिया है। लखीमपुर कांड में 3 अक्टूबर को तिकोनिया में हिंसा के दौरान मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान श्याम सुंदर निषाद, हरिओम मिश्रा और शुभम मिश्रा श्रद्धांजलि उन्हें दी गई। ये श्रद्धांजलि सभा ग्राम पंचायत सिगाहा खुर्द के स्कूल परिसर में की गई। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत बेहद अफसोसजनक है। उन्होंने कहा कि मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी लापरवाही हुई और जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं उनके खिलाफ सरकार जांच कराएगी। बस्ती दौरे पर पहुंचे यूपी सरकार में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने लखीमपुर कांड को दुर्घटना करार दिया और कहा कि कभी इस तरह की घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं। हालांकि सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ पीड़ित परिवार की मदद कर रही है। नहीं, सरकार ने पूरी मुस्तैदी से काम किया है। आपने देखिए, एक दुर्घटना हुई है और उस दुर्घटना के बाद जो पीड़ित परिवार है उनके साथ सरकार खड़ी रही है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना अभी हो गई है छत्तीसगढ़ में, आपने देखा है। तो हम लोगों को उस पर दुख है। वो लखीमपुर की घटना भी एक दुखद घटना थी, लेकिन सरकार ने उन परिवारों को संभालने में पूरी तत्परता दिखाई है और ये कोशिशें भी हो रही सरकार की ओर से भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना। उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। खराब मौसम के चलते 4 धाम यात्रा रोकी गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ यात्रा अस्थायी तौर पर रोकी गई है और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। कल उत्तराखंड में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो अलर्ट पर है। सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है, प्रशासन को अलर्ट पर किया गया, क्योंकि बेहद भारी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो जताई गई हैं और खराब मौसम के चलते 4 धाम यात्रा भी रोक दी गई। अपील की गई है श्रद्धालुओं से कि वो 4 धाम यात्रा में ना आए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में 18 अक्टूबर को भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर पिथौरागढ़ जिले में भी अलर्ट जारी होने के बाद जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है। जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया। जिलाधिकारी आशीष चौहान पूरे प्रशासनिक अमले के साथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। पिथौरागढ़ के लैंडस्लाइड जोन में आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील गांव की जानकारी अधिकारियों से ली जा रही है। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों की भी कल छुट्टी रहेगी और वैक्सीनेशन से रिलेटेड एक्टिविटी कल और अगले 2 दिनों के लिए स्थगित रहेगी। आयुक्त महोदय जो है, खाद्य आयुक्त महोदय, उनकी तरफ से जो निर्देश दिए गए उसी के क्रम में इस पूरे के पूरे जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने चॉक आउट की है। तो उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो मांगों पर एक जो विचार किया जाना है शासन स्तर से, तो जो भी निर्णय होगा उसके साथ में जो वितरण का प्रोग्राम है उसमें कहीं बाधा उत्पन्न नहीं होगी और अमेकेबल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद केदारनाथ की यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में रोका जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा कई यात्रा पड़ावों पर भी पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें तैनात हैं, जो यात्रियों को मौसम की जानकारी दे रही है। हम लोगों ने एक ये निर्णय लिया है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड से वर्तमान में आज सुबह से यात्रा रोक दी गई है। जो यात्री इससे पूर्व निकल गए हैं उनको भी
अवेयर करवा दिया गया है। निर्देश दे दिए गए हैं कि आप तत्काल जो है अपने गंतव्य स्थल पे पहुँचें। इसके अतिरिक्त जितने भी यात्री केदारनाथ पे थे उनके दर्शन फैसिलिटेट करवाते हुए उनको भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि तत्काल आप जो है सोनप्रयाग तक, गौरीकुंड तक पहुँचें। इसके अतिरिक्त समस्त एसडीएम्स को, समस्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को अवेयर कर दिया गया है और इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम जो जिले में स्थापित होता है उसको भी पूरा अप कर दिया गया है। और खराब मौसम की वजह से बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी रोक दी गई है। तीर्थयात्रियों को पांडुकेश्वर, जोशीमठ में सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बद्रीनाथ धाम की यात्रा को रोका गया है। बद्रीनाथ धाम में रह रहे तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ धाम में ही रुकने की सलाह दी गई है। तो वहीं ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को रास्ते में रुकने की सलाह दी गई है। विभाग द्वारा दी गई एडवाइजरी के क्रम में हैवी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। तो उसको देखते हुए जो हमारा यात्रा मार्ग है उनमें हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि आगामी 2 दिनों के लिए वे अपनी यात्रा को टाल दें और जो लोग बद्रीनाथ पहुंच गए या पांडुकेश्वर पहुंच गए हैं उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वे जोशीमठ या किसी अन्य स्थान पर रुकने का कष्ट करें। और 2 तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं। रुद्रपुर और हल्द्वानी से तस्वीरें सामने आई हैं। शाम से ही लगातार यहां पर तेज बारिश हो रही है और कल और भी भीषण बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और ख़ास तौर से 4 धाम यात्रा के लिए जो लोग निकले हैं उन्हें ये कहा गया है कि सुरक्षित स्थानों पर ही रहें और जो नए लोग हैं वो यात्रा पर ना जाएं।